ये सही बात है। चालू है। तो आज आप लोगों को मैं नया अध्याय चालू करता हूं साझेदारी में। साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म का विघटन। इसके पहले मैंने आप लोगों को साझेदार का अवकाश ग्रहण पढ़ा दिया है। साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म का विघटन का आशय है कि फर्म में जितने साझेदार होते हैं सभी साझेदारों का आपस में संबंध विच्छेद हो जाता है और संबंध विच्छेद होने के कारण फर्म का व्यवसाय बंद हो जाती है। उसे कहते हैं फर्म का विघटन। फर्म का विघटन और साझेदारी के विघटन में अंतर है। वैसे एक ही टाइप से समझा जाता है परंतु अंतर है। साझेदारी का विघटन का अर्थ है कि फर्म के किसी एक साझेदार का अन्य साझेदारों से संबंध विच्छेद हो जाना, इसको कहा जाता है साझेदारी का विघटन। साझेदारी का जब विघटन होता है तो फर्म का व्यवसाय बंद नहीं होता। जिसका संबंध विच्छेद होता है वो फर्म से बाहर हो जाता है और शेष साझेदार आपस में नया समझौता करके फर्म को चालू रखते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। जब फर्म का व्यवसाय ही बंद हो जाए और सभी साझेदारों का आपस में संबंध खत्म हो जाए तो उसे फर्म का विघटन कहते हैं। हम फर्म का विघटन के बारे में पढ़ेंगे। फर्म के विघटन के कई कारण हो सकते हैं। जब आप लोग जानते हो साझेदारी में साझेदारी समझौते से जन्म लेता है और समझौते से ही उसका अवसायन होता है, माने विघटन हो जाता है। फर्म का विघटन हो जाता है। ठीक है, या एक साझेदार को छोड़ करके सारे साझेदार पागल या दिवालिया हो जाएं, या जब फर्म व्यवसाय करते करते अवैधानिक व्यवसाय करने लगे, या अवधि वाली साझेदारी है, अवधि बीतने के बाद भी व्यापार चालू है, तो इन सब परिस्थितियों में फर्म का विघटन हो जाता है। फर्म का विघटन हो जाता है तो हिसाब किताब का निपटारा कैसे करते हैं? फर्म का जब विघटन होता है तो हिसाब का निपटारा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 के अनुसार हिसाब का निपटारा साझेदारों के बीच जो सहमति होती है उसी आधार पर होता है। मूल रूप से दो प्रकार का। सबसे पहले हानियों का भुगतान। हानियों का भुगतान। यदि फर्म में हानि है तो उस हानि की पूर्ति सबसे पहले फर्म के लाभ से यदि फर्म के लाभ से हानि की पूर्ति नहीं होती है तो साझेदार उनकी पूंजी को लगाते हैं। जब फर्म का लाभ पूरा नहीं करता हानि को तो साझेदारों की पूंजी से हानि की पूर्ति की जाती है। ठीक है, और उसके बाद भी पूंजी से भी पूर्ति नहीं होती है तो उसके बाद साझेदार
अपने अपने घर से धन लाकर हानि की पूर्ति करते हैं। ये है, ठीक है। दूसरा है संपत्तियों का प्रयोग। संपत्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है? जब फर्म का विघटन हो जाए तो फर्म की संपत्ति को बेची जाती है, फर्म की संपत्ति को बेची जाती है। फर्म की संपत्तियों को बेचेंगे, जो रकम प्राप्त होती है उसमें सबसे पहले बाह्य दायित्वों का भुगतान होता है। बाह्य दायित्वों का भुगतान करते हैं। बाह्य दायित्वों का भुगतान करने के बाद जो रकम बचता है उसे बाह्य दायित्वों को भुगतान करने के बाद भी रकम बचा है तो साझेदारों के ऋणों का भुगतान किया जाता है। साझेदार ऋण दिए रहते हैं ना फर्मों को, तो उस ऋणों का भुगतान किया जाता है। ऋणों का भुगतान करने के बाद भी संपत्ति की बिक्री रकम बची हुई है तो साझेदारों के पूंजी आधिक्य को लौटाया जाता है। और इसके बावजूद भी रकम बचती है, साझेदारों के पूंजी आधिक्य को लौटाने के बाद भी रकम बची हुई है तो ठीक है। एक बार सुनिए, साझेदारी फर्म का जब विघटन हो जाता है तो हिसाब किताब का निपटारा प्रमुख बिंदु है। ये दो तरीके हैं इसके हिसाब किताब निपटारा के। पहला है हानियों का भुगतान, फर्म के हानियों का भुगतान। हानियों का भुगतान सबसे पहले फर्म के लाभ से पूरा किया जाता है। यदि लाभ कम पड़ गया तो साझेदारों के पूंजी को प्रयोग किया जाता है।
साझेदारी के पूंजी को लगाया जाता है हानि की पूर्ति में। अगर पूंजी भी कम पड़ गई तो उसके बाद समस्त साझेदार अपने अपने घर से लाभालाभ अनुपात में धन लाते हैं और उस धन से हानि की पूर्ति करते हैं। ये नियम है, ठीक है। दूसरा है संपत्तियों का प्रयोग। संपत्तियों का प्रयोग, संपत्ति को बेची जाती है, संपत्ति को बेच दी जाती है। फर्म की जितने भी संपत्तियां हैं उन्हें बेच दी जाती है। बेचने से जो धनराशि प्राप्त होती है उसमें सबसे पहले बाह्य दायित्वों का भुगतान किया जाता है, जैसे लेनदार, देय विपत्र, ऋण, बैंक ऋण आदि का भुगतान कर दिया जाता है। उनको भुगतान करने के बाद यदि रकम बचा है तो साझेदारों के ऋणों का भुगतान किया जाता है। साझेदारों के ऋणों का भुगतान कर दिया जाता है। साझेदारों के ऋणों का भुगतान करने के बाद भी धन बचा है तो साझेदारों के पूंजी आधिक्य को लौटाई जाती है। साझेदारों के पूंजी आधिक्य को, जैसे आपको मैं बता रहा हूं, ये पूंजी आधिक्य पॉइंट है, ए बी सी, इनका अनुपात है 2:2:1। उदाहरण के लिए ए बी सी 2:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। अब पूंजी कैसे लगाए हैं देखिए। देख लीजिए पूंजी कैसे लगाए हैं। ये 20,000 लगाया है, बी 15,000 लगाया है और सी कितना लगाया है, 10,000 लगाया है। तो सी का 10,000 है ना, ये 1,000 लिखा था, ये 10,000 है। सी का अनुपात 1 है तो 1 अनुपात वाले की पूंजी कितनी है, 10,000। तो 2 वाले की कितनी होनी चाहिए, 20,000 होनी चाहिए। 2 अनुपात जिसका है उसकी पूंजी कितनी होनी चाहिए, 20,000 होनी चाहिए। यहां कितना है, 15,000 है। ए का कितना है, इसका सही है, अनुपात में है, ए का 20,000 सही है। लेकिन हम देखते हैं तो इसका ज्यादा कितना है, 5,000। कितना ज्यादा है, 5,000 ज्यादा है। ये 5,000 पहले लौटाया जाएगा, 5,000 पहले लौटाया जाएगा, ठीक है। ये पूंजी आधिक्य है। उसके बाद बंटन होगा। पूंजी आधिक्य को लौटाया जाता है और भी धन बच जाता है तो सभी साझेदार अपने अपने लाभ अनुपात में उसको बांट लेते हैं। ये हिसाब किताब का निपटारा है, ठीक है। ये हिसाब किताब का निपटारा है। आ गया होगा समझ। अरे ये राकेश, हाँ तो यार ये तो मिट गया जैसे लगता है सब। अच्छा 14 मिनट हुआ है, मैं मिटा दिया तो मिट गया है ना वो। अभी मिटाया वही दिख रहा है ना ये, ठीक है, रहने दे। ये इसको देखना चाह रहा था, 14 मिनट हो रहा है, मतलब होगा ना। अभी मैं मिटाया हूं, ये कहां से गिर गया। तो खोले जाने वाले खाते, ये वाला दिख रहा है ना यार, ये पेन दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। जब फर्म का विघटन होता है तो कौन कौन से खाते खोले जाते हैं,
तो सबसे पहले वसूली खाता खोला जाता है। दूसरा, साझेदारों के पूंजी खाते। तीसरा, ऋण खाता। चौथा, लेनदारों के खाते। अगर खोलना चाहें तो चालू खाता, और अगला आएगा रोकड़ या बैंक खाता। इतने करीब करीब खोले जाते हैं। जो चाहिए उसी को बनाना है, नहीं चाहिए उसको नहीं बनाते हैं। आया समझ? वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, ऋण खाता, लेनदारों के खाते, चालू खाता, रोकड़ या बैंक खाता। करीब करीब हमने वसूली खाता के सिवाय ये सारे खाते पढ़ चुके हैं। साझेदारी शुरू से ही हम साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों का चालू खाते पढ़ लिए हैं, और नए साझेदार के प्रवेश अवकाश ग्रहण पर हम रोकड़ या बैंक खाता भी खोल चुके हैं। चाहिए तो लेनदारों के खाते, ऋण खाते ये भी बना लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है, इतने खाते खोले जाते हैं। तो ये वसूली खाता क्या है ये जानना है। वसूली खाता क्या है? फर्म का जब विघटन होता है तो फर्म का व्यवसाय बंद हो जाती है, तो फर्म की संपत्तियां और दायित्वों के खाते बंद कर दिए जाते हैं। फर्म की संपत्तियां और देयताओं के खाते बंद कर दिए जाते हैं। फलस्वरूप उन खातों का ट्रांसफर इस खाते में किया जाता है, वसूली खाते में। आया समझ? फर्म के समापन पर फर्म की संपत्तियां और दायित्वों के खाते बंद कर दिए जाते हैं, और उन खातों को, संपत्तियों और दायित्वों के खातों को एक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसी को कहा जाता है वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या कहा जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। इस खाते में ट्रांसफर करने के बाद संपत्तियों को बेचे जाते हैं। संपत्तियों को बेचते हैं, बेचने से जो धन प्राप्त होता है उसमें दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। अभी मैं बताया संपत्तियों के विक्रय से क्या होता है। सबसे पहले बाह्य दायित्वों का भुगतान होता है, उसके बाद साझेदारों के ऋणों के भुगतान होता है, लेनदारों का भुगतान होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से संपत्तियों की बिक्री से जो भी धन प्राप्त होता है उसमें दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। ऐसा करने के बाद लाभ या हानि होती है। यदि संपत्ति का विक्रय रकम ज्यादा हो जाता है तो लाभ है, और कम पड़ जाता है तो हानि है। हानि सहन करनी पड़ेगी समस्त साझेदारों को, लाभ भी लेने पड़ेंगे समस्त साझेदारों को। ठीक है। तो फर्म के संपत्तियों और दायित्वों के खाते बंद कर दिए जाते हैं, और बंद करने पर ये वसूली खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है। आया समझ? एक नाम मात्र का खाता है। इस खाते से वसूली पर लाभ या हानि की गणना की जाती है, इसलिए यह नाम मात्र का खाता है। तो संपत्तियों का ट्रांसफर, हस्तांतरण, दायित्वों का हस्तांतरण वसूली खाते में किया जाता है। इस बारे में जनरल एंट्री है। इस बारे में जनरल एंट्री है।
संपत्तियों के खाता बंद करने पर संपत्ति को कहां ट्रांसफर किया जाएगा? वसूली खाते में। कहां ट्रांसफर किया जाएगा? वसूली खाते में। इसलिए ये पंजी प्रविष्टि है। वसूली खाता डेबिट, संपत्तियों के खाते से। संपत्तियों का नाम रहेगा, मशीन होगा तो मशीन खाता से, फर्नीचर होगा तो फर्नीचर खाता से। ठीक है, इस तरह से संपत्तियों के खाते से। दूसरा है दायित्वों के खाते बंद करने पर। दायित्वों के खाते बंद करने पर दायित्व खाता डेबिट वसूली खाते से होता है। ठीक है, दायित्व खाता डेबिट वसूली खाता से। अब वसूली खाते में तो ट्रांसफर कर दिए इनको। वसूली खाते में ट्रांसफर करने के बाद संपत्तियों का विक्रय किया जाता है। जब संपत्तियों का विक्रय करते हैं तो रोकड़ प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? रोकड़ प्राप्त होती है। तो एंट्री होता है रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाता से। संपत्तियों के खाते से नहीं होता, उनका खाता तो बंद कर दिया गया और वसूली खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। इसीलिए संपत्तियों का जो विक्रय करते हैं तो जो भी धन राशि प्राप्त होती है उसको रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से, संपत्तियों के खाते से नहीं होगा। अब है दायित्वों का भुगतान करने पर। दायित्वों को पैसे देना पड़ेगा, इसलिए उसकी एंट्री होती है वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से या बैंक खाता से। वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से। कभी कभी क्या होता है कि कुछ साझेदार कुछ संपत्तियों को लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। ऐसे स्थिति में क्या एंट्री होती है? कुछ संपत्तियों को, कुछ कहीं संपत्ति को कुछ साझेदार अपने निजी प्रयोग करने के लिए ले लेते हैं, तो एंट्री होता है साझेदार का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से। ये एंट्री होती है। संबंधित साझेदार का नाम रहेगा, अ है तो अ, ब है तो ब का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से। इसी प्रकार कभी कभी कोई साझेदार साझेदार द्वारा
दायित्व स्वीकार करने पर कभी कभी कुछ साझेदार बोलते हैं कि मैं अमुक लेनदार का पेमेंट कर दूंगा, मैं देय बिल का भुगतान कर दूंगा, ऐसा वह स्वीकार करते हैं। तब साझेदार का पूंजी खाता क्रेडिट होता है, वसूली खाता डेबिट होता है। तो वसूली खाता डेबिट साझेदार के पूंजी खाते से। ठीक है, अब है वसूली खाता से लाभ होने पर यदि वसूली खाता बन गया तो क्रेडिट पक्ष बड़ा होगा और डेबिट पक्ष छोटा होगा, तो अंतर की रकम लाभ कहलाता है। तो इसमें होता है लाभ होने पर वसूली खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाता से। साझेदारों के पूंजी खाता से लाभ सभी साझेदारों को उनके लाभालाभ अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि हानि हो जाता है मान लीजिए डेबिट पक्ष बड़ा हो गया और क्रेडिट छोटा हो गया, ऐसे स्थिति में साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से ऐसे होता है। एक नजर फिर आप लोग देख लो, संपत्तियों के खाते बंद करेंगे अर्थात कि ट्रांसफर होगा, संपत्तियों का खाता संपत्तियों को ट्रांसफर किए जाते हैं वसूली खाता में, तो वसूली खाता डेबिट संपत्तियों के खाते से। दायित्वों के खाते बंद करेंगे तो दायित्वों को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है वसूली खाते में, इसलिए दायित्व खाता डेबिट वसूली खाता से। जो भी दायित्व हो, लेनदार है तो लेनदार खाता डेबिट, देय बिल है तो देय बिल खाता डेबिट, ऋण है तो ऋण खाता डेबिट, बैंक ऋण है तो बैंक ऋण खाता डेबिट वसूली खाता से, ऐसे नाम से। फिर संपत्तियों का विक्रय करते हैं तो रोकड़ मिलती है, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाता से। दायित्वों का भुगतान करने पर वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से। संपत्तियों को साझेदार द्वारा लेने पर कभी कभी लेते हैं तो साझेदार का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से। साझेदार द्वारा दायित्व स्वीकार करने पर वसूली खाता डेबिट साझेदार के पूंजी खाता से, ऐसे होता है। और वसूली खाता से लाभ होने पर वसूली खाता डेबिट साझेदार के पूंजी खाते से। हानि होने पर साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट वसूली खाता से, ऐसी एंट्री होती है। मान लीजिए फर्म के चिट्ठा में कोई संपत्ति नहीं है और समायोजन, प्रश्न का समायोजन आपको बताता है वसूली पर कि अमुक संपत्ति से इतने रुपए प्राप्त हुए, जबकि वह संपत्ति चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं है, तो भी उसकी एंट्री यही होगी, रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाता से। कहीं से भी रुपये मिले, आपको कहीं से भी रुपये मिले पूंजी के सिवाय, वो उसकी एंट्री यही होगी, रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाता से। इसी प्रकार लेनदार, देय विपत्र, ऋण, बैंक ऋण आदि का भुगतान करने के लिए ये एंट्री है, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से। उसके सिवाय और कोई अलिखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है, अदत्त व्यय का भुगतान किया जाता है, तो उसकी एंट्री यही होगी, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से। इसको ध्यान रखना है, कहीं से भी रोकड़ प्राप्त हो, रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाता से।
पेमेंट आप किसी को भी करें, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से। ये इस चैप्टर में साझेदारी फर्म के विघटन के चैप्टर में ये होता है, ठीक है। और फर्म ने पहले से विद्यमान है कोई लाभ संचय, तो लाभ या संचय खाता डेबिट सभी साझेदारों के पूंजी खाते से, ये आपको तो बता दिया गया है उसमें अवकाश ग्रहण में और नए साझेदार के प्रवेश पर। हानि है तो सब वहन करेंगे, सभी साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट हानि खाता से। इस तरह से एंट्री होती है। इसके बाद वसूली खाता बनाया जाएगा, उसका फार्मूला है, उसका फार्मूला बहुत सारा है, मैं अभी संक्षेप में बता रहा हूं आप लोगों को, सवाल बनाते बनाते समझ आ जाएगा। ये प्रारूप है। तो वसूली खाता के डेबिट में समस्त संपत्ति के खाते से संपत्तियों के खाते से रोकड़ बैंक को छोड़कर जितने भी संपत्तियां हैं उनके नाम लिखे पुस्त मूल्य पर जो चिट्ठा में लिखा हुआ मूल्य है उसी मूल्य पर संपत्तियों को यहां लाना है। मशीन है तो मशीन खाता से, फर्नीचर खाता से, विनियोग खाता से, ऐसे लिखना है। जो चिट्ठा में मूल्य लिखा है उसी मूल्य पर को यहां दर्शाना है। लेकिन रोकड़ और बैंक को नहीं उठाना है वहां से। क्यों? क्योंकि रोकड़ और बैंक को दोबारा नहीं बेचा जाएगा। बेचने से क्या मिलेगा? वो ज्यों का त्यों है। इसलिए रोकड़ और बैंक को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। क्रेडिट में विभिन्न प्रकार के दायित्व हैं। उन दायित्वों को, जैसे लेनदार के खाता को देय विपत्र के खाता को, लेनदार खाता को देय विपत्र खाता को, ऐसे लेनदार खाता को देय विपत्र खाता को, ऋण खाता को बैंक ऋण खाता को बैंक अधिविकर्ष खाता को, इस तरह जो बाह्य दायित्व है, साझेदार का ऋण को यहां नहीं लाना है, साझेदार के ऋण को यहां नहीं लिखना है। बाहरी ऋण को यहां लिखना है, ठीक है। पुस्त मूल्य पर, ये भी ये इतना करने के बाद इनको बेची जाएगी, इनको बेचे जाएंगे। संपत्तियों को बेचेंगे तो क्या मिलेगा? रोकड़ मिलेगा।
उसकी एंट्री यहां करेंगे। रोकड़ या बैंक खाता, रोकड़ खाते को करके किस रकम लिखना है? संपत्तियों को जो बेचे तो रोकड़ मिला उसको लिखना है इसमें, रोकड़ या बैंक खाता को। ठीक है भाई, आ गया समझ? कहीं से भी रुपये मिले इस पॉइंट में लिख देना है। इसके बाद कोई साझेदार संपत्ति को लेता है तो यहां साझेदार के पूंजी खाते को कोई साझेदार संपत्ति कुछ लेता है तो उसे साझेदार के पूंजी खाते को करके संपत्ति लेने पर वो दिखाना है। इसी प्रकार कोई साझेदार दायित्व तो स्वीकार करता है तो यहां लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाता से। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इन सब दायित्वों का ये सब दायित्वों का भुगतान किया जाएगा तो यहां लिखेंगे। इसके पहले एक जब विघटन करते हैं तो विघटन का व्यय होता है। क्या होता है? विघटन का व्यय, उसकी पेमेंट करते हैं। रोकड़ खाता से इसमें रहेगा विघटन व्यय। सबसे पहले विघटन व्यय का भुगतान करेंगे। उसके बाद ये सब दायित्व हैं उनका भुगतान करेंगे। उनके लिए एक ही एंट्री रोकड़ खाता से। दायित्वों का भुगतान रोकड़ खाता से हो गया। इतना करने के बाद फिर दोनों पक्षों का हल टोटल करेंगे। टोटल करने पर देखते हैं जब क्रेडिट बड़ा होता है तो लाभ होता है, उसको लिखेंगे ट्रांसफर करेंगे कहां? साझेदारों के पूंजी खाता में, पूंजी खाता से लाभ को ना, लाभ को, और यहां बांट देंगे ए बी सी। यदि डेबिट बड़ा हो गया, क्रेडिट से तो हानि हो रही है, वो भी साझेदारों के पूंजी खाते में जाएगा। ये हानि है, ये क्या है? हानि है। ये भी साझेदारों को बांट दिया जाएगा और इस तरह से योग दोनों तरफ का बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये वसूली खाता तैयार हो जाता है। इसको जानना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है? आ गया होगा समझ। कल से मैं वसूली खाता से संबंधित जनरल एंट्री और ये सवाल हल करेंगे। तो आप लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपना कमेंट भेजिए। आज के लिए इतना ही। ठीक है? ये राकेश आजा।
बंद कर।